देखिए, आज हम देखेंगे भारत की नदियाँ। ध्यान से समझिएगा, टाइम बचेगा तो भारत की जलप्रपात भी देख लेंगे। ठीक है, देखिए नदी नदी आपको दो प्रकार देखने को मिलेगा, एक हिमालय नदी, एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है, हिमालय नदी किसे बोलते हैं, प्रायद्वीपीय नदी किसे बोलते हैं, दोनों समझिएगा। हिमालय नदी ये उसे बोलते हैं जो हिमालय के द्वारा नदी का निर्माण होता है। हिमालय पिघलेगा तो नदी बनेगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियाँ अलग होती है, हिमालय नदियाँ अलग होती है। दोनों में डिफरेंट क्या है तो दोनों समझिएगा। हिमालय नदियाँ जो होती है, देखिए ये जो हिमालय नदियाँ हैं ना, हिमालय नदियाँ इसमें जो है 12 माह जो है ये जल रहता है इसमें, 12 माह। जबकि ये जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है, जो भी नदियां आती है प्रायद्वीपीय नदियां के अंतर्गत, इसमें जो है 12 माह जल नहीं रहता है। 12 माह क्या जल नहीं रहता है। इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं क्योंकि ये नदियां तो हिमालय के द्वारा निकलती है, इसलिए इसमें 12 माह जल रहता है। और ये नदियां मौसम पे डिपेंड करता है। मौसम सही रहा, मौसम बारिश का है तो इसमें पानी रहेगा। तो मतलब वर्षा पे क्या होता है, वर्षा पे ये निर्भर रहता है। ठीक है, ये वर्षा पे निर्भर रहता है और ये वर्षा पे निर्भर नहीं रहता है, बल्कि हिमालय के द्वारा इसका निर्माण होता है। बस दोनों में यही डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अधिक ऊंचाई से निकलती है, ये अधिक ऊंचाई से निकलती है ये नदियाँ, जबकि ये जो है अधिक ऊंचाई से ये नहीं निकलती है। ठीक है, नॉर्मल ढलान से निकलती है। बस दोनों में यही डिफरेंट है। ओके, अब ध्यान से समझिएगा धीरे धीरे। हिमालय नदियाँ के अंतर्गत जो है सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये सब नदियाँ जो है हिमालय नदियाँ हैं। तो आपसे पूछेगा हिमालय नदी में कौन कौन नदी आते हैं, कौन कौन नदी तंत्र आते हैं, तो क्या बोलेंगे, सिंधु ब्रह्मपुत्र गंगा, सिंधु ब्रह्मपुत्र गंगा। ठीक है, ये जो नदी तंत्र है ये हिमालय नदियाँ तंत्र है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों में आपको दो प्रकार के देखने को मिलेगा। एक मिलेगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, एक मिलेगा अरब सागर में गिरने वाली नदी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी का अर्थ ये हो गया कि पूरब की ओर, मतलब कि बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है, पूरब की ओर। ठीक है, और प्रायद्वीपीय नदियाँ मतलब ये अरब सागर की नदियाँ कहाँ पे है, ये पश्चिम की ओर है। अगर मैप के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो मैप के अकॉर्डिंग तो ये देख लीजिए। ठीक है, देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूरब, तो बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और ये हो गया अरब सागर। तो अरब सागर में कौन कौन नदी गिरती है और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन नदी गिरती है वो हम ध्यान से यहाँ देखेंगे। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ तो समझिएगा, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। ठीक है, ये जो नदी है ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। और भी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, लेकिन साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती ये तो अरब सागर में गिरती ही है। ओके, प्लस ये गुजरात से होके ये जाती है। ठीक है, आपसे पूछेगा गुजरात की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदी है वो कौन कौन है, तो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती ये गुजरात की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, अब देखिए गुजरात की ओर बहने वाली नदी का एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, समानता। क्या है, समानता। सो से साबरमती, मो से माही नदी, नो से नर्मदा नदी, तो से ताप्ती नदी, और ये सब नदी जो है समानता। क्या बोले, समानता। साबरमती, माही नदी, नर्मदा, ताप्ती ये गुजरात की नदी है, गुजरात की ओर बहने वाली नदी है। गुजरात की जीवन रेखा पूछेगा आपसे कि गुजरात की जीवन रेखा कौन सी नदी को बोलते हैं, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी को बोलते हैं गुजरात की जीवन रेखा। कोई दिक्कत नहीं है। तो समझिएगा कि साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती ये अरब सागर में तो गिरती ही है, प्लस गुजरात से होकर ये बहती है। ठीक है, प्लस और भी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। एक है मीठी नदी, मीठी नदी भी जो है अरब सागर में ही गिरती है, लेकिन मीठी नदी जो है ये कहाँ से होकर प्रभावित होती है,
प्रवाहित होती है? तो महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में बहने वाली जो नदी है वह है मीठी नदी। तो आपसे पूछेगा मीठी नदी कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अब देखिए गोवा में 2 नदी है, मांडवी और जुआरी। मांडवी और जुआरी ये भी अरब सागर में ही गिरती है, लेकिन मांडवी और जुआरी जो है ये गुजरात में होके प्रवाहित होती है। गुजरात में बहने वाली नदी मांडवी और जुआरी। कर्नाटक में प्रवाहित होने वाली साबरमती। केरल में प्रवाहित होने वाली पेरियार नदी पुंबा नदी। ठीक है, तो समझिएगा अरब सागर में सिर्फ नदी आपको बता रहे हैं हम, पहले नदी, उसके बाद जो है आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये सब नदी कहाँ से होके जाती है। देखिए अरब सागर में जो गिरने वाली नदी है वह है साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। कोई दिक्कत नहीं है। मीठी नदी मांडवी नदी, जुआरी नदी, साबरमती नदी, पेरियार नदी, पुंबा नदी, ये सब अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ठीक है, जबकि साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती गुजरात से होके जाती है। मांडवी और जुआरी नदी है गोवा से होके जाती है। कर्नाटक में जो नदी बहती है वो साबरमती नदी बहती है। केरल में जो नदी बहती है वो पेरियार और पुंबा नदी बहती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना जो देखे ये सब नदी ऊपर, ये सब अरब सागर में गिरने वाली नदी है। अब देखिएगा पूरब की ओर मतलब बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदी है वो ध्यान समझिएगा। हुगली नदी, स्वर्णरेखा नदी, बैतरनी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ताम्र पन्ना नदी, बगई नदी, ये सब नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। क्या क्या बोले? हुगली, स्वर्णरेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी। हुगली, स्वर्णरेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताम्र पन्ना, बगई, ये सब जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं एक एक करके सिंधु नदी तंत्र से देखते हैं। ओके, मतलब स्टार्टिंग जो हम किए हैं वो किए हैं हिमालय नदियां से। अब आपको यहाँ से कंसेप्ट से समझना है। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र की 5 गो सहायक नदियां हैं। ठीक है, 5 गो सहायक नदियां हैं। ओके, अब देखिएगा सिंधु नदी की कुल लंबाई आपसे पूछेगा तो 2880 किलोमीटर है। और सिंधु नदी जो है ये 3 देश से होके जाती है। और ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि जो भी देश से होके नदी जाती है उसे अंतर्राष्ट्रीय नदी बोलते हैं, क्योंकि देश से होके ये जा रही है नदी मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है। तो कहीं न कहीं आपसे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय नदी में कौन आते हैं, तो सिंधु नदी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नदी के अंतर्गत आते हैं, जो आपको याद रखना पड़ेगा। समझिएगा अंतर्राष्ट्रीय नदी में देखिए अब कौन कौन देश ये प्रभावित होती है। 3 देश आपको बोले थे ना कि सिंधु नदी जो है 3 देश से होकर प्रवाहित होती है। और वो कौन कौन देश है तो याद रखिएगा, चीन देश से प्रवाहित होती है। और ये तिब्बत जो है ये चीन का कहीं ना कहीं, तिब्बत पे चीन का ये कब्जा है, इसलिए तिब्बत भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, भारत से पाकिस्तान से तो 3 गो देश से होके प्रवाहित होती है सिंधु नदी। चीन भारत पाकिस्तान से होके ये प्रवाहित होती है। ओके, भारत में सिंधु की लंबाई पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ भारत में सिंधु नदी तंत्र की लंबाई बताइए तो क्या बोलेंगे, तो याद रखिएगा 1414 किलोमीटर। और टोटल सिंधु नदी तंत्र की लंबाई पूछ लिया तो 2828 किलोमीटर। ओके, सिंधु नदी का प्राचीन नाम पूछेगा आपसे कि सिंधु नदी का प्राचीन नाम बताइए तो सप्त संधव जो है ये सिंधु नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है, सिंधु जल समझौता ये कब हुआ था, यह हुआ था 1960 में। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में। ठीक है, और ये किसके मध्य हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। 1960 में सिंधु जल समझौता, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि 80% जो है जल, सिंधु नदी का जो जल है वो 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत यूज करेगा। ठीक है, इसमें ये समझौता हुआ था। तो पाकिस्तान पूछेगा तो 80% और भारत पूछेगा तो 20%। ठीक है, ये दोनों चीज आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मतलब सिंधु नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है तो याद रखिएगा सिंधु नदी
निकलती है बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर से ये निकलती है, बोखरचू ग्लेशियर कैलाश पर्वत से ये निकलती है। और झील अगर आपसे पूछ लिया तो सिंधु नदी जो है ये मानसरोवर झील से निकलती है। जगह पूछेगा तो याद रखिएगा बोखरचू ग्लेशियर से ये निकलती है, और झील पूछ लिया तो मानसरोवर झील से ये निकलती है। पर्वत पूछेगा तो कैलाश पर्वत से ये निकलती है। कौन सी झील, कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा इसका मुहाना, कहने का अर्थ ये हो गया, इसका मुहाना पूछेगा आपसे तो ये अरब सागर में, अरब सागर में कराची के पास पाकिस्तान में ये नदी जाके ये गिर जाती है। अरब सागर में कराची के पास सिंधु नदी जो है वहाँ जाके गिर जाती है। कहाँ पे गिरती है? कराची के पास अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, इसका मुहाना वहीं पे है। ओके, तो ये पाकिस्तान से होके जाती है सिंधु नदी, इसलिए बोला गया है कि पाकिस्तान जो है 80% इसका यूज कर सकते हैं जल। ओके, चलिए अब देखिए सिंधु नदी, सिंधु नदी जो बहती है ये किन दो श्रेणियों के बीच बहती है? तो याद रखिएगा, एक होता है लद्दाख, एक होता है जास्कर। तो लद्दाख प्लस जास्कर ये दोनों के बीच जो प्रवाहित होती है नदी, वो नदी बहती है सिंधु नदी। सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के बीच बहती है? तो लद्दाख और जास्कर, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, लेकिन सिंधु नदी भारत में अगर पूछ लिया आपसे, भारत में अगर पूछ लिया कि भारत में कहाँ से बहती है, तो सिर्फ लद्दाख में बहती है। भारत में अगर पूछेगा तो सिर्फ लद्दाख से होकर बहती है। अगर ओवरऑल पूछ लिया अगर आपसे कि सिंधु नदी बहती कहाँ से है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। लेकिन भारत में पूछेगा तो सिर्फ लद्दाख से होकर ये बहती है। ओके, और सिंधु नदी भारत में जो है दमयोक, दमयोक के पास ये प्रवेश करती है। दमयोक एक जगह है, वहाँ से ये भारत में ये प्रवेश करती है। तो आपसे पूछेगा सिंधु नदी जो है कहाँ से होके भारत में प्रवेश करती है, तो दमयोक के पास ये भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, सिंधु पाकिस्तान में जो है कहाँ से होकर ये प्रवेश करती है? पाकिस्तान में प्रवेश कहाँ से होकर करेगी? तो याद रखिएगा दर्दिस्तान, दर्दिस्तान के पास होकर ये सिंधु नदी प्रवेश करेगी, और भारत में दमयोक के पास ये प्रवेश करेगी। ओके, सिंधु केवल भारत में पूछेगा तो लद्दाख में बहती है। ठीक है, भारत में लद्दाख में बहती है, और ओवरऑल पूछ लिया तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बहती है। भारत में पूछेगा तब लद्दाख बोलिएगा। ठीक है, अब देखिएगा सिंधु तो देख लिए, अब यहाँ समझिएगा सतलज नदी। सतलज नदी आपसे पूछेगा कि सतलज नदी जो है ये भारत में कहाँ से ये प्रवेश करती है, तो याद रखिएगा सतलज नदी जो है सिपकला दर्रा से ये प्रवेश करती है भारत में। सतलज नदी सिपकला दर्रा से यह प्रवेश करती है भारत में। तो ये चीज़ भी आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हैं। ओके, ठीक है, और पूछेगा सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो राकस ताल से ये निकलती है। कौन नदी? सतलज नदी। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राकस ताल। ठीक है, रामस झील से ये निकलती है। राकस ताल या रामस झील से ये निकलती है। कौन सी नदी? तो सतलज नदी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। ओके, देखिए अब आपसे पूछेगा सतलज नदी का प्राचीन नाम। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो सतलज नदी का प्राचीन नाम है सतुद्री। सतलज नदी का प्राचीन नाम सतुद्री है। ठीक है, सतलज नदी जो है सिंधु की बाईं तरफ से मिलने वाली नदी है। ये सतलज नदी जो है ये कहाँ मिलती है? बाईं तरफ से। कहाँ मिलती है? तो ये सिंधु में मिल जाती है। तो सिंधु में मिलने वाली जो नदी है सतलज नदी, ये कहाँ से मिलती है? तो बाईं तरफ से सिंधु में जाके मिल जाती है सतलज नदी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, सिंधु के बाईं तरफ से 5 नदियां ऐसी है जो आके मिलती है सिंधु के बाईं तरफ से। मान लीजिए सिंधु के बाईं तरफ से ये हो गया सिंधु। तो सिंधु के बाईं तरफ से जो नदियां मिलती है ऐसे ऐसे, ठीक है, वो इस तरह से 5 नदियां कौन कौन है? तो 5 नदी आपको याद रखना है कि 5 नदी, पहला नदी है झेलम, चिनाव, रावी, बियास, सतलज। ठीक है,
यहाँ देखते हैं 5 नदियाँ जो कहाँ मिलती है, सिंधु के बाएं साइड से, सिंधु के क्या बोले, सिंधु के बाएं साइड से 5 नदियां मिलती है। कौन कौन बोले, तो याद रखना है आप लोग को, झेलम, चिनाव, रावी, बियास, सतलज। झेलम, चिनाव, रावी, बियास, सतलज। ठीक है। सिंधु नदी जो मिलती है, मतलब सिंधु नदी के बाईं से जो निकलती है नदी, वो कौन कौन नदी है, झेलम, चिनाव, रावी, बियास, सतलज। झेलम, चिनाव, रावी, बियास, सतलज जो है ये सिंधु में आके बाईं तरफ से ये मिलती है, बाईं तरफ से आके ये मिलती है। ठीक है, ओके। और आपसे पूछेगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है। पाकिस्तान और भारत के बीच ये हो गया पाकिस्तान और ये हो गया भारत। इसकी सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो झेलम। कौन सी नदी बनाती है इसकी सीमा, तो झेलम नदी बनाती है इसकी सीमा। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, अब यहां देखते हैं, अब यहां समझिएगा। ओके, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि बारालाचा दर्रा से एक नदी निकलती है जो आकर सतलज में मिल जाती है। आपसे पूछेगा कि सतलज नदी में आकर मिल जाती है, वो कौन सी नदी है, तो ये हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से, बारालाचा दर्रा से ये निकलती है। और ये कौन सी नदी है, तो ये नदी है चिनाव नदी। कौन सी नदी है, चिनाव नदी है। और ये जो है सतलज में आके मिल जाती है। बारालाचा दर्रा से कौन सी नदी निकलती है, चिनाव नदी। और चिनाव नदी किसी में जाके मिल जाती है, सतलज नदी में जाके मिल जाती है। तो आपसे पूछेगा सतलज की सहायक नदी, तो चिनाव नदी कहीं ना कहीं सतलज की सहायक नदी है। और चिनाव नदी ये कहाँ से निकलती है, तो बारालाचा दर्रा से ये निकलती है। ओके, अब देखिए झेलम नदी चिनाव में मिल जाती है। झेलम नदी कहाँ मिलती है, झेलम नदी आपसे पूछेगा, झेलम नदी ये कहाँ पे मिलती है, झेलम नदी। ठीक है, तो यह मिलती है चिनाव में। ठीक है, झेलम नदी कहाँ मिलती है, तो चिनाव में मिलती है। झेलम की सहायक नदी कौन हो गया कहीं ना कहीं, तो चिनाव नदी हो गया। ठीक है, अब चिनाव नदी निकलती कहाँ पे है, देखिए चिनाव नदी निकलती है कहाँ से, बारालाचा दर्रा से। और ये कहाँ पे जाके मिल जाती है, सतलज नदी में जाके मिल जाती है। और झेलम नदी बाद में कहाँ पे मिल जाती है, चिनाव में जाके मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, चिनाव में जाके ये मिल जाती है झेलम नदी। ठीक है, ओके, चिनाव में जाके मिल जाती है। और झेलम नदी आपसे पूछेगा कि चिनाव में जो मिलती है ये कहाँ पे मिलती है, याद रखिएगा ये मिलती है पाकिस्तान के झांग में। पाकिस्तान का एक जगह है झांग नामक जगह है, ये झांग के पास जो है झेलम नदी चिनाव में आके मिल जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, चलिए देखिए झेलम नदी, यहाँ समझिएगा झेलम नदी जो है ये मिलती है, कहाँ मिलती है, चिनाव में मिल जाती है। चिनाव में कहाँ पे मिलती है, चिनाव में पाकिस्तान की एक जगह है झांग। क्या है, झांग एक जगह है, वहाँ पे जाके जो है झेलम नदी जो है मिलती है चिनाव में। लेकिन कहाँ पे मिलती है, तो पाकिस्तान के झांग के पास ये मिल जाती है। ओके, निकलती है कहाँ पे झेलम नदी, तो झेलम नदी जो निकलती है ये बेरी नाग झील से ये निकलती है। और ठीक है, और बेरीनाग झील जो है ये स्थित कहाँ पे है, तो शेषनाग झील के पास जो है बेरीनाग झील स्थित है।
ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जो कहाँ पे है तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। नाग नागिन जो भी झील बोलेगा वो सारा आपको जम्मू कश्मीर लगाना है। नाग नागिन झील जो भी बोलेगा आपको क्या लगाना है? जम्मू कश्मीर लगाना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, नदी द्वारा बनने वाली झील को, नदी द्वारा जो भी झील बनते हैं उसे मीठे पानी की झील कहा जाता है। मीठे पानी की झील में भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? वुलर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील, जो कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ओके, श्रीनगर, श्रीनगर जो है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा ये झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, रावी नदी, रावी नदी आपसे पूछेगा कि रावी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है। ओके, वही आपसे पूछेगा कि ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश से रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है। रोहतांग दर्रे के पास है ब्यास कुंड, वहां से निकलती है कौन सी नदी? ब्यास नदी। तो ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी और रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी। कहाँ निकलती है? रावी नदी निकलती है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे, ब्यास नदी जो है ये सतलज में, ब्यास नदी जो है ये सतलज में जाके ये मिल जाती है। लेकिन कहाँ पे मिलती है? तो हरिके बैराज के पास से मिल जाती है। आपसे पूछेगा कि ब्यास नदी जो है सतलज में कहाँ पे जाके मिल जाती है? तो याद रखिएगा हरिके बैराज के पास जाके ये मिल जाती है। और ये जो हरिके बैराज स्थित है, समझिएगा ये हरिके बैराज जो है यहाँ से एक इंदिरा गांधी नहर निकलती है। वो नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। आपसे पूछेगा इंदिरा गांधी जो नहर जो है, इंदिरा गांधी जो नहर है वो कहाँ से निकलती है? तो यही हरिके बैराज से ये निकलती है। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर जो है बाद में जाके कहाँ चली जाती है? तो राजस्थान की ओर चली जाती है इंदिरा गांधी नहर। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, चलिए अब देखेंगे हम लोग सिंधु नदी तंत्र के पंचनद सहायक नदियां। सिंधु के पंचतंत्र सहायक नदियां, पंचनद सहायक नदियां। सिंधु नदी में जो 5 नदी जाके मिलती है उसे बोलते हैं पंचनद सहायक नदियां। क्या बोलते हैं? पंचनद सहायक नदियां बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उसमें 5 नदी जो है ये समझिएगा, ये 5 नदी कौन कौन है? ये जो 5 गो नदी है, ये 5 गो नदी कौन कौन है जो जाके सिंधु की सहायक नदियां हैं? तो याद रखिएगा झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। कब हुआ? 1 2 3 4 5, ये 5 नदी को बोलते हैं सिंधु की पंचतंत्र सहायक नदियां। इसमें एक ऐसी नदी है जो भारत से निकलती है और भारत में ही विलीन हो जाती है। वो नदी का नाम क्या है? तो वो नदी का नाम है ब्यास। ब्यास नदी जो है ये भारत से तो निकलती है, भारत से निकलती है, भारत से निकलती है और भारत में ही विलीन हो जाती है, भारत में ही विलीन हो जाती है। तो आपसे पूछेगा सिंधु की ऐसी 5 सहायक नदियों में से ऐसी कौन सी नदी है जो भारत से निकलती है और भारत में ही रह जाती है? तो क्या बोलेंगे? ब्यास नदी। और ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और पंचतंत्र जो सहायक नदियां हैं, पंचतंत्र सहायक नदियां, ये सारा नदियां जो है बाईं ओर से सिंधु में जाके मिल जाती है। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी नदियां जो है बाईं ओर से, ठीक है, बाईं तरफ से कहाँ मिलती है? सिंधु में मिलती है। ठीक है, सिंधु में जो मिलती है पंचतंत्र नदियां, ये सारी नदियां बाईं ओर से मिलती है। ओके,
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। ओके, देखिए तो सिंधु की 5 पंच नदी ये हम देख लिए। कौन कौन था? तो याद रखिएगा, झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज, इसे बोलते हैं पंच नदियाँ। किसकी? तो सिंधु के। और पंचनद नदियाँ जो है ये कहाँ पे आके जाके मिल जाती है? एक जगह तो होगा ना मिलने का। तो याद रखिएगा, मिठान कोट। ये सारी नदी जो है, ये सारी नदियाँ मिठान कोट के पास जो है सारी नदियां आके मिल जाती है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि निगमो और लाजमो, लिगमो और बाजगो, निगमो और बाजगो। आपसे पूछेगा निगमो और बाजगो बांध। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, निगमो और बाजगो बांध जो है ये किस नदी पे है? तो याद रखिएगा, ये सिंधु नदी पे है। निगमो और बाजगो बांध, निगमो और बाजगो बांध जो है ये किस नदी पे है? तो यह जो है ये सिंधु नदी पे है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे आपसे पूछेगा कि झेलम नदी पे जो है परियोजना पूछेगा आपसे। झेलम नदी परियोजना, झेलम नदी पर आपसे परियोजना पूछेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक तुलबुल परियोजना है, एक उरी परियोजना है। एक तुलबुल, एक उरी, ये दोनों परियोजना जो है, दोनों परियोजना किस नदी पे है? तो झेलम नदी पे है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज ये किस नदी बनाया गया है? ये बनाया गया है चिनाब नदी पे। दुनिया का सबसे आर्क ब्रिज किस नदी बनाया गया है? यह बनाया गया है चिनाब नदी पे। ठीक है, अब आपसे पूछेगा आधुनिक नाम और प्राचीन नाम। चिनाब, देखिए अब यहां समझिएगा, आपसे पूछेगा सिंधु, झेलम, सिंधु, झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज। रावी, बियास, सतलज, रावी, बियास, सतलज। ध्यान से, सिंधु का प्राचीन नाम बोलेगा तो सप्त संधव, झेलम का प्राचीन नाम बोलेगा, झेलम का तो क्या बोलेंगे? बिदास्ता, बितास्ता। झेलम का प्राचीन नाम बितास्ता। ठीक है, झेलम का प्राचीन नाम बितास्ता। चिनाब का प्राचीन नाम अस्कनी, चिनाब का प्राचीन नाम अस्कनी। रावी का प्राचीन नाम पुरुषनी, बियास का प्राचीन नाम बिपाशा। सतलज का प्राचीन नाम शतुद्री। ठीक है, ये तीनों चीज आपको याद रखना है। क्या क्या बोले? सिंधु का सप्त संधव, ठीक है, झेलम का बिदास्ता, चिनाब का अस्कनी, रावी का पुरुषनी, ब्यास का बिपाशा, सतलज का शतुद्री।
ओके, अब देखिए, अब इसमें देखेंगे हम लोग परियोजना, ये सब परियोजना जो है किस किस नदी पे है वो हम देखेंगे। पहला बोलेगा आपसे सिंधु, सिंधु नदी पे कौन सी परियोजना है, तो निगमो, यहां देखे थे ना, निगमो बाजगो, बाजगो बांध परियोजना, ये किस नदी पे है, ये सिंधु नदी पे है। ठीक है, झेलम नदी पे पूछेगा आपसे तो याद रखिएगा, तुलबुल परियोजना, ये किस नदी पे है, झेलम नदी पे है, तुलबुल, तुलबुल परियोजना ये किस नदी पे है, झेलम नदी पे है। ठीक है, चिनाब नदी पे आपसे पूछेगा, चिनाब नदी पे कौन सी परियोजना है, तो याद रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज इसी बनाया गया था, तो आपसे बोले ही थे, आर्क ब्रिज, ये सबसे बड़ा, सबसे, यहां पे लिखे थे ना, दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है। ठीक है, जो कि चिनाब नदी पे बनाया गया था। ठीक है, अब देखिएगा चिनाब नदी पे कौन कौन परियोजना है, सलाल परियोजना, ठीक है, दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार ठीक है, दुलहस्ती, दुलहस्ती परियोजना, ये किस नदी पे है, चिनाब नदी पे है। ठीक है, सलाल परियोजना, सलाल, सलाल परियोजना ये किस नदी पे है, ये चिनाब नदी पे है। क्या क्या बोले रखिएगा, ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आर्क ब्रिज जो सबसे ऊंचा क्या है, तो सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, आर्क ब्रिज ये कहाँ पे बनाया गया है, तो सिंधु नदी बनाया गया, ये चीज हम यहाँ पे देख लिए। ओके, देखिए आर्क ब्रिज यहाँ पे आया, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा क्या है, तो सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज किस नदी बनाया गया है, तो बनाया गया है चिनाब नदी पे। किस नदी बनाया गया है, चिनाब नदी बनाया गया है। ठीक है, अब देखिएगा, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी, दिरोस्ती परियोजना किस नदी पे है, चिनाब नदी पे है। ठीक है, आपसे पूछेगा रावी नदी, रावी नदी में ठीन बांध, रंजीत सागर बांध, ये सब किस नदी पे है, तो याद रखिएगा ये सब नदी पे है, रावी नदी पर, ठीन, रंजीत, ठीन बांध, रंजीत सागर बांध, ये सब किस नदी पे है, ये है रावी नदी पर। किस नदी पे है, रावी नदी पे है। ठीक है, याद रखिएगा, पोंग बांध, पोंग बांध किस नदी पे है, पोंग बांध ये किस नदी पे है, ये ब्यास नदी पे है। ठीक है, सतलज नदी पे पूछेगा आपसे तो याद रखिएगा, नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना ये किस नदी पे है, तो यह जो है सतलज नदी पे है, नाथपा झाकरी परियोजना यह सतलज नदी पे है। ओके, अब देखिए भाखड़ा नंगल, भाखड़ा नंगल, भाखड़ा अलग है और नांगल अलग है। सतलज नदी पे कौन कौन बांध है, तो यह है भांकरा, भांकरा ये कहाँ पे है, तो यह है हिमाचल प्रदेश, और नांगल, नांगल कहाँ पे है, यह है पंजाब, यह है पंजाब। ठीक है, ये दोनों परियोजना जो है भाखड़ा नंगल परियोजना और नांगल परियोजना, भाखड़ा नंगल है हिमाचल प्रदेश में और नांगल परियोजना पंजाब में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, सिंधु से दाईं तरफ से मिलने वाली जो नदी है वो आपसे पूछेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कौन कौन है, सियाक, नुब्रा, गिरगिट, काबुल, कुर्रम, गोमल, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम नहीं बताएंगे। ठीक है, लेकिन आपसे दोआब जरूर पूछेगा, दोआब, दोआब आपसे पूछेगा। ठीक है, दोआब किसे बोलते हैं, तो दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब बोलते हैं, दो नदियों की बीच की भूमि को दोआब बोलते हैं, जो कि काफी उपजाऊ होती है, उपजाऊ
भूमि होती है। दो नदियों के बीच की भूमि क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं, जो कि काफ़ी उपजाऊ भूमि होती है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे अब देखेंगे हम लोग पंचनद से निर्मित पंचदुआब। पंचदुआब देखेंगे। ओके, ये मिटा देते हैं। पंचदुआब, पंचदुआब आपसे पूछेगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछेगा सिंधु सागर दुआब, सिंधु सागर दुआब। सिंधु सागर दुआब जो है ये किन दो नदियों के बीच है? तो झेलम और सिंधु, झेलम प्लस सिंधु। झेलम और सिंधु के बीच सिंधु सागर दोआब है, सिंधु सागर दोआब है, ठीक है। आपसे पूछेगा चाज दोआब, चाज दोआब। ये चाज दोआब जो है किन दो नदियों के बीच है? तो चिनाव और झेलम, ठीक है। देखिए चो से चिनाव और जो से झेलम, झे से झेलम, चिनाव प्लस झेलम, ठीक है। अब आपसे पूछेगा रचना दोआब, रचना दोआब। देखिए रो से रचना, चो से चुनाव, मतलब रो से रावी, रो से रावी, चो से चिनाव। रचना दोआब जो है ये किन दो नदियों के बीच है? तो रावी और चिनाव, रावी और चिनाव, ठीक है। रावी प्लस चिनाव। रचना दोआब किन दो नदियों के बीच है? रावी प्लस चिनाव, रावी प्लस चिनाव, ठीक है। बारी दोआब, बारी दोआब ये किन दो नदियों के बीच है? तो याद रखिएगा बियास और रावी, बियास प्लस रावी। बियास प्लस रावी के बीच है बारी दोआब। बियास प्लस रावी के बीच कौन सा दोआब है? बारी दोआब, ठीक है। अब विदस्त दोआब, विस्त दोआब, विस्त दोआब। विस्त दोआब पूछेगा आपसे, क्या देखे? बो से ब्यास्त और सोत से सतलज, ब्यास प्लस सतलज, ठीक है। ये सब चीज आपको याद रखना है। एक बार रिकॉल करते हैं, उसका फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए सिंध सागर दोआब ये किन दो नदियों के बीच है? झेलम और सिंधु। झेलम और सिंधु के बीच है सिंध सागर दोआब। चाज दोआब है चिनाव और झेलम। चाज दोआब किन दो नदियों के बीच है? चिनाव और झेलम। रचना दोआब रावी और चिनाव, रो से रचना, चो से चिनाव, रावी और चिनाव। बारी दोआब बो से बियास और रो से रावी, बारी दोआब, ठीक है। बिस्त दोआब बी से बिपाशा, सो से सतलज, तो ब्यास और सतलज, ठीक है। ये सब चीज आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब देखेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में आपसे पूछेगा क्या क्या? देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में आपसे पूछेगा उद्गम, उद्गम मतलब ये नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो उद्गम स्थल पूछेगा आपसे। तो ये निकलती है छेमायुंगडुंग। कहाँ से निकलती है? छेमायुंगडुंग, छेमायुंगडुंग। ये नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? छेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ग्लेशियर से ये जो है नदी निकलती है। ओके, आपसे पूछेगा झील, किस झील से निकलती है? तो याद रखिएगा मानसरोवर, मानसरोवर, ये मानसरोवर झील से निकलती है। कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। इसकी कुल लंबाई पूछेगा आपसे। लंबाई आपको याद रखना है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। और सिंधु का कितना था? 2828। भारत में सिंधु की लंबाई कितना था? 1414, ठीक है। और आपसे पूछे भारत में इसकी लंबाई कितनी है? भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो 916 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है। इसका मुहाना मतलब हो गया कि ये कहाँ पे जाके ये मिल जाती है। इसका मुहाना कहाँ पे है? तो बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना है,
ठीक है, किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। ये ब्रह्मपुत्र देख रहे थे। ओके, अब देखिएगा ये 3 देश से होके जाती है, ये 3 देश से ये गुजरती है। वो देश कौन कौन है तो याद रखिएगा, कौन कौन है? वह देश है चीन, भारत, बांग्लादेश। चीन, भारत, बांग्लादेश से ये होके जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? भारत में प्रवेश, ये भारत में प्रवेश कहाँ पे करती है तो याद रखिएगा, पहले करेगी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में यह नदी को किस नाम से जानते हैं? दिहांग, दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है तो यंगयाप, यंगयाप दर्रा, यंगयाप दर्रा से ही ये प्रवेश करती है। किस पर्वत पूछेगा आपसे कि अरुणाचल प्रदेश में किस पर्वत से होकर यह प्रवेश करती है? याद रखिएगा नामचा, नामचा बर्मा, नामचा बर्मा से ये प्रवेश करती है, ठीक है। देखिए फिर से समझिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है यह चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। झील बोलेगा तो मानसरोवर झील से ये निकलती है। इसकी कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई पूछेगा तो 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। भारत में इसकी लंबाई पूछेगा तो 916 किलोमीटर, 916 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है। इसका मुहाना मतलब कहाँ पे जाके ये मिल जाती है, कहाँ पे गिरती है तो बंगाल के खाड़ी में क्या होती है? ये गिरती है, बंगाल खाड़ी में जाके ये गिर जाती है। ओके, 3 देश से होकर ये गुजरती है। कौन सी नदी? नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है 3 देश से होके जाती है, चीन, भारत, बांग्लादेश। चीन, भारत, बांग्लादेश। बांग्लादेश में इस नदी को बोलते हैं जमुना, जमुना। भारत में भी कई तरह का नाम है, तो भारत में ब्रह्मपुत्र ही बोलते हैं, ठीक है। चीन में बोलते हैं पियोंग पियोंग, चीन में ये नदी क्या बोलते हैं? पियोंग पियोंग, पियोंग पियोंग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में, ठीक है। भारत में जो है कहाँ से होके ये नदी प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश से ये प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जानते हैं तो दिहांग नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी दर्रे से ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो यंगयाप दर्रा से प्रवेश करती है। पर्वत पूछेगा कौन से दर्रा से ये नदी प्रवेश करती है तो नामचा बर्मा, पर्वत पूछेगा तो नामचा बर्मा पर्वत से ये प्रवेश करती है, जो कि कहाँ पे है? जो अरुणाचल प्रदेश में ही है, नामचा बर्मा पर्वत, ये आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी में कुछ द्वीप हैं, क्या है? द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी में जो है, ब्रह्मपुत्र नदी पे 2 द्वीप है, एक है माजुली द्वीप, एक उमानंदा द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी पर 2 द्वीप है, कागो है 2 द्वीप है। आपको याद रखना है सबसे बड़ा द्वीप का नाम बताइए तो क्या बोलेंगे? माजुली, माजुली। ये ब्रह्मपुत्र नदी पे क्या है? असम में है, ठीक है। तो सबसे बड़ा द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और सबसे छोटा पूछेगा तो उमानंदा, उमानंदा, ठीक है। उमानंदा द्वीप जो है ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पे ही है। ओके, दोनों आपको याद रखना है। और दोनों कहाँ है? दोनों असम में ही है, दोनों असम में ही है। माजुली ब्रह्मपुत्र असम। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो माजुली ब्रह्मपुत्र नदी। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछेगा तब बोलिएगा माजुली ब्रह्मपुत्र असम में है। माजुली द्वीप जो कि असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पे है। दुनिया का सबसे छोटा द्वीप पूछेगा नदी द्वीप तो उमानंदा है जो कि असम में है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे ही है। ये था फैक्ट जो आपको याद रखना था, जो एग्जाम ने डायरेक्ट पूछता है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां,
इसकी सहायक नदी, इसकी सहायक नदियां देखेंगे कौन कौन है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो याद रखना है दिहांग, दिहांग, लोहित, बूढ़ी दिबांग, दिहांग, लोहित, बूढ़ी दिबांग, बूढ़ी दिबांग, धनसिरी, धनसिरी, सुवर्णसिरी, सुवर्णसिरी, ठीक है, सुवर्ण, कामेत, कामेत या कामेघ, कामेत या कामेघ, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और भी है, और कौन है, मानस, संकोशी, संकोशी, मानस, संकोशी, जिया भरेली, जिया भरेली, ठीक है, पगला दिया, पगला दिया, कभी सुने होंगे पगला दिया किसकी सहायक नदियां हैं, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तिरिस्ता, 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 बराक, बराक, ठीक है। अब देखिएगा एक बार बोल देते हैं कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में कौन कौन आते हैं, तो याद रखिएगा दिहांग, लोहित, बूढ़ी दिबांग, धनसिरी, सुवर्णसिरी, कामेत, कामेघ, मानस, संकोशी, जिया भरेली, पगला दिया, तिरिस्ता, बराक, ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये जो नदियां हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, जो आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट गिरते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां देख लिए, ओके। अब देखेंगे गंगा नदी तंत्र, क्या देखेंगे, गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ये सभी नदी ये सभी नदी जो देखे ये हिमालय से निर्मित नदी देखे, ठीक है, हिमालय द्वारा निर्मित नदी थी सब, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग गंगा नदी तंत्र, जो काफी सबसे बड़ा नदी तंत्र, सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सी है, तो गंगा नदी तंत्र, ठीक है। इसका उद्गम पूछेगा तो उद्गम जो है गोमुख हिमानी से ये निकलती है, उद्गम, इसका उद्गम कहाँ है, गोमुख हिमानी, गोमुख हिमानी ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र गंगा नदी, सॉरी, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गोमुख हिमानी ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी, ठीक है। पर्वत पूछेगा किस पर्वत से निकलती है, पर्वत पूछेगा आपसे कि किस पर्वत से निकलती है, तो गंगोत्री, गंगोत्री, गंगोत्री पर्वत से नदी निकलती है, ओके। राज्य पूछेगा आपसे कि सबसे पहले किस राज्य में ये प्रवेश करती है, तो उत्तराखंड, उत्तराखंड में ये सबसे पहले प्रवेश करती है। और उत्तराखंड में जो है किस नाम से जानते हैं इसको, भागीरथी, ठीक है, भागीरथी के नाम से जानते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे पहले प्रवेश करती है और भागीरथी नाम से इसे जानते हैं, ठीक है, ओके। और ये मिलती कहाँ पे है, तो मिलती है देवप्रयाग में, अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है, अलकनंदा से देवप्रयाग में ये जाके नदी मिल जाती है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। अब आपसे पूछेगा भागीरथी और अलकनंदा के संगम को क्या बोलते हैं, भागीरथी अलकनंदा के संगम को क्या बोलते हैं, तो याद रखिए भागीरथी और अलकनंदा के संगम को बोलते हैं देवप्रयाग, देवप्रयाग, ठीक है।
संगम को क्या बोलते हैं? देवप्रयाग बोलते हैं। भागीरथी और अलकनंदा के संगम को क्या बोलते हैं? देवप्रयाग बोलते हैं। ठीक है, गंगा की कुल लंबाई पूछेगा आपसे, कुल लंबाई किसकी? गंगा की। तो 2525 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? सर्वाधिक लंबाई पूछेगा तो यूपी में इसकी सर्वाधिक लंबाई है। सर्वाधिक लंबाई जो है वो यूपी में है और कितना है? तो 1450 इसकी लंबाई है। ठीक है, अब देखिए बिहार में आपसे पूछेगा कि बिहार में गंगा की नदी की लंबाई कितनी है। तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई जो है ये 445 किलोमीटर जो है बिहार में गंगा नदी की लंबाई है। सबसे कम लंबाई किस कहाँ पर यह है? सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? तो झारखंड में। झारखंड में थोड़ा कम प्रवाहित करती है, कम जाती है, तो झारखंड में जो है गंगा नदी की लंबाई थोड़ा कम है। ठीक है, सबसे बड़ा शहर जो गंगा नदी किनारे स्थित है, सबसे बड़ा शहर, ठीक है, गंगा नदी किनारे जो है वह है कानपुर। सबसे बड़ा शहर जो गंगा नदी किनारे स्थित है वो कहाँ पे है? वो है कानपुर। ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं, उसका फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान समझिएगा, गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र जो है ये हिमालय से निकलती है। आपको पता होगा कि हिमालय से जो है 3 गो नदी निकलती है। वो 3 नदी कौन कौन है? तो वह है सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। ये आपको पता होगा कि ये जो है हिमालय से निकलने वाली ये 3 नदी है, और 3 नदी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय नदी के अंतर्गत आते हैं। अब ध्यान समझिएगा, सबसे बड़ा नदी तंत्र जो बनाते हैं वो गंगा नदी तंत्र बनाते हैं, सबसे बड़ा नदी तंत्र। इसका उद्गम जो है मतलब हिमालय, ये जो नदियां हैं हिमालय जो निकलती है गंगा नदी, ये कहाँ से निकलती है, किस जगह से? तो गौमुख हिमानी ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। ओके, पर्वत पूछेगा तो गंगोत्री पर्वत से निकलती है। किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो प्रवेश करती है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में गंगा नदी को भागीरथी नाम से जानते हैं, और अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या बोलते हैं? देवप्रयाग बोलते हैं, जो यहाँ हम लिख दिए हैं। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या बोलते हैं? देवप्रयाग बोलते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई पूछेगा तो 2525 किलोमीटर कुल टोटल लंबाई है गंगा नदी की 2525 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबाई जो है यूपी में है 1450 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई कितना है? 445 किलोमीटर। सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? झारखंड में है। सबसे बड़ा शहर जो गंगा नदी किनारे स्थित है वो है कानपुर। सबसे बड़ा शहर जो गंगा नदी किनारे स्थित है वो कौन है? कानपुर। ठीक है, रुकिए एक मिनट। देखिए, गंगा नदी तंत्र जो है ये मैदानी भाग में कहाँ पे ये प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में। कहाँ पे? हरिद्वार में ये प्रवेश करती है। ओके, ठीक है, गंगा नदी तंत्र जो है ये गंगा नदी मैदानी भाग में किस जगह आके प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में प्रवेश करती है। किस राज्य में प्रवेश करती है? तो यूके मतलब उत्तराखंड में ये प्रवेश करती है। मतलब उत्तराखंड से होके ये हरिद्वार के पास मैदानी भाग में ये प्रवेश करती है, और यहीं से वितरण सारा जगह होने लगता है। ठीक है, और भाबर क्षेत्र पूछेगा कि नदी का भाबर क्षेत्र समझ में आता है आप लोग को? भाबर क्षेत्र किसे बोलते हैं? भाबर क्षेत्र का अर्थ ये हो गया कि हिमालय से नदी आई तो कंकर पत्थर जो भी होते हैं, ठीक है, कंकर पत्थर, ऊपर में कंकर है तो नीचे से नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, उसे बोलते हैं भाबर क्षेत्र। क्या बोलते हैं? भाबर क्षेत्र मतलब कंकर पत्थर। कंकर पत्थर मतलब भाबर क्षेत्र जो प्रवेश करती है ये कहाँ पर करती है? ऋषिकेश के पास जो है कंकर पत्थर मतलब भाबर क्षेत्र सबसे पहले जो है गंगा नदी की प्रवेश करती है। ओके, अब देखिए आपसे पूछेगा कि गंगा नदी जो है ये कितने राज्यों से ये प्रवेश करती है, कितने राज्यों से होके ये जाती है? तो याद रखिएगा 5 राज्य। और ये 5 राज्य कौन कौन है? तो याद रखिएगा 1 2 3
4 और 5। 5 राज्य कौन कौन है? तो याद रखिएगा, सबसे पहले उत्तराखंड, ठीक है, सबसे पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, ये क्रम है, उत्तर प्रदेश, फिर आपको याद रखना है बिहार, बिहार हो गया, फिर आपको याद रखना है झारखंड, और फिर आपको याद रखना है, ठीक है, झारखंड, फिर आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल, ठीक है। पहले उत्तराखंड, ठीक है, दूसरा देखिए, पहले उत्तराखंड, देखिए ये हो गया तीसरा, पहले उत्तराखंड, फिर यूपी, बिहार, फिर चौथा झारखंड और पांचवा पश्चिम बंगाल। मतलब गंगा नदी जो है ये 5 राज्यों से होकर भारत में ये प्रवेश करती है, कोई दिक्कत नहीं है। वही देश पूछ लिया आपसे कि अगर आपसे देश पूछेगा कि कितने देश से होके गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश, ठीक है। देश बोलेगा तो 2 देश से होके जो है गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय नदी कहीं ना कहीं ये भी हो गया, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये अंतर्राष्ट्रीय नदी हो गया। इसलिए बोलते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नदी से, क्योंकि ये देश से होके जाती है। ओके, चलिए, तो क्या हो गया, ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय नदी, ठीक है। कौन हो गया? गंगा नदी। और अंतर्राष्ट्रीय नदी में कौन कौन हो जाएंगे? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये नदी जो है, ये नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका मुहाना, गंगा नदी का जो मुहाना है, मुहाना किसका? गंगा नदी का मुहाना, मतलब ये मिलती कहाँ पर है, मिलती कहाँ पे है या गिरती कहाँ पर है, गिरती कहाँ पे है? तो याद रखिएगा गंगा नदी जो बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाके ये गिर जाती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है 2 भागों में ये क्या होती है, ये बट जाती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज के पास जो है ये गंगा नदी, आपसे पूछेगा कि गंगा नदी जो है 2 भाग में जो है कहाँ पे जाके ये बैठ जाती है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में हरिके बैराज के पास जो है ये 2 भागों में बट जाती है। ओके, और 2 भाग कौन कौन है? तो एक है भागीरथी, एक है हुगली। और जो बटने की क्रिया होती है, ये बटने की क्रिया 2 भागों में जो बट जाती है, ये बटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? वितरिका बोलते हैं, वितरिका बोलते हैं। जो 2 भागों में बट जाती है ना गंगा नदी, इसे बोलते हैं वितरिका। और 2 भागों में बट के क्या क्या नाम इसका रखा जाता है, क्या नाम हो जाता है? एक होता है भागीरथी, ठीक है, और एक है हुगली होगी। यही गंगा नदी 2 भागों में बट के एक कहलाती है भागीरथी, एक कहलाती है हुगली। ओके, हुगली कहते हैं कोलकाता में, और भागीरथी पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। गंगा नदी को जो है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? देश में क्या बोलते हैं? पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा, ठीक है, ठीक है। और हुगली नदी जो है, हुगली नदी पर जो है गंगा सागर द्वीप है। ये चीज भी आपको याद रखना है, जो कोलकाता में है, ठीक है। चलिए
अब आपसे पूछेगा कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। गंगा की, यहां लिखते हैं, फिर उसके बाद वहां लिखेंगे। सबसे लंबी सहायक नदी, ये कौन सी है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी? तो याद रखिएगा यमुना। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया? 2008 में। ठीक है, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? 2008 में दिया गया था। ठीक है, और डॉल्फिन को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया? डॉल्फिन को ठीक है, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया? 2009 में। कब दिया गया? 2009 में दिया गया था राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा। डॉल्फिन प्रोजेक्ट बोलेगा आपसे कि डॉल्फिन प्रोजेक्ट जो है ये कब आए थे? डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब आया था? तो याद रखिएगा, डॉल्फिन प्रोजेक्ट बोलेगा ना तो 2009 में आया था डॉल्फिन प्रोजेक्ट। 2009 में आया था डॉल्फिन प्रोजेक्ट। वैज्ञानिक नाम पूछेगा डॉल्फिन का, वैज्ञानिक नाम क्या है डॉल्फिन का? तो याद रखिएगा गंगेटिका प्लेटिनिस्टा। गंगेटिका प्लेटेनिस्टा, गंगेटिका प्लेटिनिस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। डॉल्फिन दिवस हम लोग कब मनाते हैं? दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं हम लोग डॉल्फिन दिवस। ये चीज भी आपको याद रखना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। डॉल्फिन को बिहार में क्या कहा जाता है? तो ससा ममेलिया कहा जाता है। क्या कहता है? ममेलिया का मतलब, वो छोड़िए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे पूछेगा डॉल्फिन किस संघ के प्राणी के अंतर्गत आते हैं? किस संघ में आते हैं? ममेलिया के अंतर्गत आते हैं। ममेलिया। ठीक है, डॉल्फिन ममेलिया के अंतर्गत आते हैं। ओके, गंगा जल में बैक्टीरियोफेज की वजह जो है, गंगा जल जो है काफ़ी दिन तक हम लोग घर में रख लेते हैं। ऐसा क्या रीज़न है जो, और अगर वाटर रखते हैं तो वो खराब हो जाता है। ठीक है, लेकिन गंगा ही ऐसी चीज़ है, ठीक है, जल जो कभी खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। गंगा में क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज पाया जाता है गंगा में। यहां से लिखते हैं, गंगा में बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज मतलब ये होगा कि बैक्टीरिया को खा जाने वाला। बैक्टीरिया रहेगा तभी ना कोई भी चीज दुर्गंध देता है, तो बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। ठीक है, ओके। आगे, गंगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कब आया था? गंगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ये कब आया था? गंगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ये कब आया था? तो याद रखिएगा, ये आया था 2016 में। कब आया था? 2016 में। गंगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कब आया था? 2016 में। नमामि गंगे कार्यक्रम कब आया था? नमामि गंगे कार्यक्रम ये कब आया था? नमामि गंगे कार्यक्रम। तो याद रखिएगा, नमामि गंगे कार्यक्रम जो आया था, ये आया था 2014 में। 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम कब आया था? 2014 में। गंगा के किनारे स्थित शहर आपसे पूछेगा, शहर कौन कौन है जो गंगा के किनारे है? शहर, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऋषिकेश, हरिद्वार,
हरिद्वार, ये दोनों शहर जो है उत्तराखंड में है, मतलब यूके में है। यूके मतलब उत्तराखंड में है, ठीक है। आगे कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर। कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी, गाजीपुर, गाजीपुर, ठीक है। ये सभी जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है और ये किस राज्य में है? तो ये सभी यूपी में है। किस राज्य में है? ये सभी यूपी में है, ठीक है। अब बिहार में देखते हैं, बिहार में से कौन कौन शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। जैसे कि छपरा, छपरा, पटना, सोनपुर, मुंगेर, पटना, सोनपुर, मुंगेर, पटना, छपरा, सोनपुर, मुंगेर, भागलपुर, भागलपुर, पटना, छपरा, सोनपुर, मुंगेर, भागलपुर और सिमरिया घाट, सिमरिया, सिमरिया घाट, ये सभी जो है बिहार में है और ये सभी जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये कंफर्म हो गया, अच्छे समझ में आ गया। अब पूछेगा फरक्का, फरक्का, फरक्का जो कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है फरक्का बैराज, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। यह भी किस नदी किनारे स्थित है? तो गंगा नदी किनारे स्थित है, गंगा नदी किनारे स्थित है, ओके। गंगा की सहायक नदियां, अब देखेंगे हम लोग गंगा की सहायक नदियां, यहां तक आप लोग रिकॉल करिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार रिकॉल कर देते हैं। गंगा में बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जिसके वजह से जीवाणु नहीं लगते हैं और पानी जो होता है गंगा का वो नहीं महकता है, ठीक है, दुर्गंध नहीं देता है। गंगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कब आया था? 2016 में। नमामि गंगे कार्यक्रम कब आया था? 2014 में। कब आया था? 2014 में, नमामि गंगे कार्यक्रम, ठीक है। अब गंगा के किनारे, गंगा नदी किनारे स्थित शहर ऋषिकेश, हरिद्वार। ऋषिकेश, हरिद्वार कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, ओके, जो गंगा नदी किनारे स्थित है। यूपी के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो गंगा नदी किनारे स्थित है, जैसे कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, ये गंगा नदी किनारे स्थित है। बिहार का आपको याद रखना है, छपरा, पटना, सोनपुर, मुंगेर, भागलपुर, सिमरिया घाट, ये गंगा नदी किनारे स्थित है, ठीक है। फरक्का बैराज ये गंगा नदी किनारे स्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। मैदानी भाग में गंगा नदी को क्या बोलते हैं? मतलब मैदानी भाग में जो प्रवेश करते हैं गंगा नदी, ये कहाँ से प्रवेश करते थे? हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। और राज बोलेगा तो उत्तर प्रदेश, राज बोलेगा तो उत्तराखंड, राज बोलेगा उत्तराखंड। और मैदानी भाग में जो प्रवेश करती है, हरिद्वार में प्रवेश करती है, जो कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में ही है, ठीक है। आगे गंगा नदी का भाबर क्षेत्र जो प्रवेश करता है, ठीक है, वो कहाँ से प्रवेश करता है? ऋषिकेश में प्रवेश करता है, ठीक है। और भाबर क्षेत्र का अर्थ ये हो गया कंकड़ पत्थर। गंगा नदी के किनारे 5 राज्य ऐसे हैं जो आपको याद रखना है। तो पहला है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये 5 को शहर है जो गंगा नदी किनारे क्या है? 5 राज्यों से होकर ये प्रवेश करती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नदी में कौन कौन आते हैं? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी। मुहाना आपसे पूछेगा गंगा नदी कहाँ जाके गिर जाती है? तो गंगा नदी कहाँ गिरती है? वेस्ट ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। गंगा नदी 2 भाग में जाके बढ़ जाती है, कहाँ पे? तो हरिके बैराज के पास। भागीरथी जो पश्चिम बंगाल में कहलाती है और हुगली जो कि कोलकाता में कहलाती है, ठीक है। गंगा सागर प्रोजेक्ट किस द्वीप पे है? तो किस नदी पे है? तो हुगली नदी पे है, ये चीज आपको याद रखना है, ओके। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा। जबकि ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को जमुना, ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं, ठीक है। सबसे लंबाई, ठीक है, सबसे लंबी सहायक नदी जो है गंगा नदी की, वो है यमुना। कौन नदी है? यमुना। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? 2008 में। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया? 2009 में। डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब आया था? 2009 में। वैज्ञानिक नाम क्या है डॉल्फिन का? तो गंगेटिका प्लेटिनिस्टा, गंगेटिका प्लेनिस्टा। दिवस का मनाते हैं हम लोग, डॉल्फिन दिवस का मनाते हैं तो 5 अक्टूबर,
5 अक्टूबर को मनाते हैं डॉल्फिन दिवस। ठीक है, किस संघ के अंतर्गत आते हैं डॉल्फिन? तो ममेलिया संघ के अंतर्गत आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। हम आगे देखते हैं। देखिए, गंगा की सहायक नदियां जो बाईं तरफ से जाके मिलती है, तो याद रखिए क्रम से अगर आप याद रखना चाहेंगे तो आप याद रख सकते हैं। जो बाईं तरफ से मिलती है तो याद रखिएगा, पहला रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, और लास्ट में जो नदी मिलती है बाईं तरफ से, तो लास्ट नदी ऐसी आपको बताना है जो बाईं तरफ से आके मिलती है, तो आपको क्या बोलना है? महानंदा। ये लास्ट नदी है गंगा में आके मिलने वाली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर लास्ट में जो है बे ऑफ बंगाल में जाके ये नदी जाके गिर जाती है। कोई दिक्कत नहीं है। दाएं तरफ से जो मिलती है गंगा में, तो गंगा में दाएं तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो है यमुना, दक्षिणी टोंस, ये सब जो है दाएं तरफ से गंगा में जाके मिलती है। तो बाएं तरफ से पूछेगा तो आपको क्रम याद रखना है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को यहाँ से। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग पंच प्रयाग जो एग्जामिनर एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, पहले याद रखना है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ठीक है, रुद्र प्रयाग, ठीक है, देव प्रयाग। ये समझिएगा, विष्णु प्रयाग जो है किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो याद रखिएगा किन दो नदियों के संगम में विष्णु प्रयाग स्थित है, तो वो आपसे पूछेगा। तो अलकनंदा प्लस धौली गंगा, यहाँ संगम लिख लीजिए, संगम। अलकनंदा और धौली गंगा के मध्य कौन सी प्रयाग? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और धौली गंगा के मध्य विष्णु प्रयाग। नंद प्रयाग आपको याद रखना है, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी के मध्य अलकनंदा और नंदाकिनी के मध्य नंद प्रयाग। नंदाकिनी नो से नंद प्रयाग। तो अलकनंदा और नंदाकिनी के मध्य कौन सी प्रयाग? नंद प्रयाग। कौन सी प्रयाग? नंद प्रयाग। आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग पूछेगा आपसे, तो अलकनंदा और पिंडार के मध्य, अलकनंदा प्लस पिंडार। अलकनंदा और पिंडार के मध्य कौन सी प्रयाग? कर्ण प्रयाग। रुद्र प्रयाग पूछेगा आपसे, तो याद रखिएगा इसका एक ही ट्रिक है, अमरुद याद रखिएगा। अलकनंदा मंदाकिनी के बीच रुद्र प्रयाग। क्या बोले? अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच रुद्र प्रयाग। तो आपको जो है रुद्र प्रयाग में अमरुद याद रखना है। अमरुद याद रखेंगे तो आपका ट्रिक बन जाएगा। ओ से अलकनंदा, मो से मंदाकिनी, और रुद्र मतलब रुद्र प्रयाग। ठीक है, तो अमरुद याद रखेंगे तो अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच रुद्र प्रयाग। ठीक है, और देव प्रयाग में आपको याद रखना है दे आभा। देव प्रयाग में क्या याद रखेंगे? दे आभा। बस देखिए कैसे आपको दे आभा। अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा प्लस भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी। देखिए रुद्र प्रयाग तो ऐसे याद हो जाएगा। अमरुद याद रखेंगे तो ओ से अलकनंदा, मो से मंदाकिनी, रुद्र प्रयाग। ठीक है, देव प्रयाग तो दे आभा, आ से अलकनंदा, भो से भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी के बीच कौन सी प्रयाग? देव प्रयाग। ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए विष्णु प्रयाग, अलकनंदा धौली गंगा, अलकनंदा धौली गंगा के बीच
विष्णुप्रयाग। नंदप्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी के बीच नंदप्रयाग। कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार के बीच कर्णप्रयाग। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच रुद्रप्रयाग। दे आभा, दे आभा का अर्थ ये हो गया, ठीक है, देवप्रयाग। दे आभा का अर्थ हुआ देवप्रयाग, मतलब कि दे से हो गया देवप्रयाग और अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी के बीच देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी के बीच देवप्रयाग। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आप लोग को, ठीक है। अब देखिए यहां समझिए, गंगा की सहायक नदी जो मैदानी भाग से निकलती है, गंगा की सहायक नदी जो मैदान से निकलती है, वह नदी का नाम है गोमती। कौन नदी का नाम है, क्या नाम है, गोमती। गंगा की सहायक नदी जो मैदानी भाग से निकलती है, तो आप क्या बोलेंगे, वो गोमती नदी है। ये कहाँ से निकलती है, तो यूपी के पीलीभीत, यूपी के पीलीभीत फुलर झील से ये निकलती है। कौन सी नदी, गोमती नदी। आप समझते हैं कोसी नदी, कोसी नदी समझिएगा, ये नेपाल के गोसाईनाथ, ये नेपाल के गोसाईनाथ चोटी से ये निकलती है। कहाँ से, नेपाल के गोसाईनाथ चोटी से ये निकलती है। और सप्तधारा के रूप में इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे अरुण नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, सप्तधारा के रूप में कोसी नदी को किस नाम से जानते हैं, अरुण के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ओके। अरुण सप्तधारा, ये जो है कोसी की क्या है, मुख्य धारा है, मुख्य धारा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और ये गंगा में जो मिलती है, गंगा नदी में जो ये मिलती है कोसी, ये कहाँ से मिलती है, ये मिलती है कटिहार से। कहाँ से मिलती है, कटिहार में जाके ये मिल जाती है गंगा नदी में। आपसे पूछेगा कोसी नदी जो है गंगा में कहाँ से मिलती है, तो कटिहार के पास ये गंगा में जाके ये मिल जाती है, ओके। बिहार का शोक, कोसी को क्या बोलते हैं, बिहार का शोक। बिहार का शोक किसे बोलते हैं, कोसी नदी को बोलते हैं। बिहार का शोक किसे बोलते हैं, कोसी नदी को बोलते हैं, ठीक है, ओके। ठीक है, और यह जो है नदी, कोसी नदी जो है, कोसी नदी ये तीव्र ढाल से बहने वाली नदी है, ठीक है। तीव्र ढाल से बहने वाली नदी किसे बोलते हैं, बहने वाली नदी कौन सी है, तो कोसी नदी है, जो आपको याद रखना है, ओके। सर्वाधिक मार्ग पर परिवर्तित करने वाली नदी, सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, तो वो कोसी है। कौन सी नदी है, तो सर्वाधिक मार्ग जो बदलती है नदी, वो कौन सी नदी है, वो कोसी नदी है, जो सबसे अधिक मार्ग बदलती है। और बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ लाती है जो ये कोसी नदी ही लाती है, तो आपको याद रखना है, ओके, ठीक है। अब देखिएगा महानंदा ये भी जो है किसकी सहायक नदी है, ये भी गंगा की सहायक नदी। और गंगा में ये जो गंगा में मिलती है, ये पश्चिम की ओर गंगा में मिलने वाली सबसे अंतिम नदी है। गंगा में पश्चिम की ओर मिलने वाली अंतिम नदी कौन है, तो वह है महानंदा है, ठीक है, जो गंगा में पश्चिम की ओर सबसे अंतिम में मिलने वाली नदी है, ओके। और ये महानंदा जो है, महानंदा निकलती कहाँ से है, पूछेगा कि ये नदी कहाँ से निकलती है, तो क्या बोलेंगे, यह नदी निकलती है दार्जिलिंग की पहाड़ी से। दार्जिलिंग पहाड़ी से ये नदी निकलती है। और दार्जिलिंग की पहाड़ी कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे है, ये
वेस्ट बंगाल में है दार्जिलिंग की पहाड़ी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए महानंदा, ये फरक्का बैराज के पास जो है गंगा में मिल जाती है। आपसे पूछेगा कि महानदी जो है, महानंदा नदी जो है, महानंदा ये गंगा में कहाँ पे मिलती है? तो ये मिलती है फरक्का बैराज के पास। फरक्का बैराज के पास जो है गंगा में जाके ये नदी मिल जाती है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब देखते हैं हम लोग यमुना नदी। यमुना नदी ये क्या है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। ओके, अब देखिएगा ये निकलती कहाँ से है? यमुना नदी जो है आपसे पूछेगा कि कहाँ से निकलती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और आपसे पूछेगा प्रॉपर पर्वत, कौन सी पर्वत से निकलती है? तो याद रखिएगा बंदरपूछ। बंदरपूछ, ये बंदरपूछ पर्वत से ये निकलती है। ओके, और किस राज्य में ये प्रवेश करती है? सबसे पहले तो याद रखिएगा यूके में, ठीक है। यूके में कौन से राज्य से निकलती है? तो यूके राज्य से निकलती है। बंदरपूछ यमुनोत्री से, यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है? तो यूके में है, उत्तराखंड में है, ठीक है। और यहीं से जो है यमुना नदी निकलती है और कहाँ पे जाके मिल जाती है? तो ये मिल जाती है गंगा में जाके ये मिल जाती है। ओके, और गंगा से मिलेगी, पूछेगा आपसे गंगा में किस जगह जाके ये नदी मिल जाती है? गंगा में जो है ये मिलती है किस जगह? तो याद रखिएगा ये मिलती है प्रयागराज इलाहाबाद में। प्रयागराज इलाहाबाद में, प्रयागराज इलाहाबाद में जो है गंगा नदी में जाके ये मिल जाती है। कौन सी नदी? तो यमुना नदी। कौन सी नदी? तो यमुना नदी जो है प्रयाग में गंगा में जाके ये मिल जाती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो यमुना है। और गंगा के समानांतर बहने वाली जो नदी है वो कौन है? तो यही है यमुना नदी जो है। देखिए ये जो यमुना नदी है, गंगा के साथ साथ समानांतर जो नदी बहती है वो कौन सी नदी है? तो यमुना नदी है, जो गंगा की समानांतर नदी बहती है। गंगा के समानांतर नदी पूछेगा आपसे तो यमुना नदी बोलिएगा आप, ठीक है। अब देखिएगा, ओके, गंगा नदी, यमुना नदी का पुराना नाम, पुराना नाम किसका? यमुना का। यमुना का पुराना नाम पूछेगा आपसे, क्या याद रखेंगे? कलिंदर। क्या याद रखेंगे? यमुना नदी का पुराना नाम पूछेगा आपसे तो कालिंदर, कालिंद, ठीक है। कालिंद नाम है, कालिंद। यमुना नदी का पुराना नाम कालिंद, यमुना नदी का पुराना नाम कालिंद। अब देखिए यमुना नदी की लंबाई पूछेगा आपसे, लंबाई पूछेगा तो क्या याद रखेंगे? 1376 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई कितना है? तो 1376 किलोमीटर जो है यमुना नदी की लंबाई है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। देखिए अब यहां से देखिएगा यमुना नदी किनारे स्थित शहर, आपसे पूछेगा कि यमुना नदी किनारे जो है कौन कौन शहर है जो स्थित है? तो याद रखिएगा दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा। दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, ये यमुना नदी किनारे जो है ये स्थित शहर है। ओके, यमुना की सहायक नदी पूछेगा आपसे कि यमुना की सहायक नदी में कौन कौन आते हैं? तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। और यमुना की सहायक नदियों में बाईं ओर से मिलने वाली जो सहायक नदी है वह है हिंडन। हिंडन नदी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है बाईं ओर से मिलने वाली। ओके, और यही चीज आपसे पूछ लिया कि यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो याद रखिएगा चंबल। ये चंबल नदी है सबसे बड़ी
सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? तो यमुना की। ओके, और चंबल की सहायक नदी पूछेगा आपसे, चंबल की सहायक नदी, तो याद रखिएगा कौन कौन है? तो काली, क्षिप्रा, पार्वती। काली, क्षिप्रा, काली, क्षिप्रा, क्षिप्रा, पार्वती। काली, क्षिप्रा, पार्वती। काली, क्षिप्रा, पार्वती जो है ये चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी कौन है? काली, क्षिप्रा, पार्वती। ठीक है, अब देखिएगा, अब आगे देखेंगे हम लोग सोन नदी। क्या देखेंगे? सोन नदी। सोन नदी ये सब किसकी सहायक नदी है? ये सब गंगा की सहायक नदी है। अब देखिएगा सोन नदी में हम देखेंगे कि सोन नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी। ठीक है, और दाईं ओर से मिलने वाली जो सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलने वाली है, दाईं ओर से गंगा की सहायक नदी कौन है? तो सोन नदी है। कौन है? ये सोन नदी है। ठीक है, जो गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली नदी है, उत्तर की ओर बहकर पटना में गंगा से ये जाके मिलती है। ये नदी जो है उत्तर की, ये नदी फिर क्या करती है? उत्तर की और जो है कहाँ पे मिलती है? पटना में गंगा में मिल जाती है। आपसे पूछेगा कि गंगा में जो है, गंगा में सोन नदी कहाँ पे जाके मिल जाती है? तो पटना में। पटना में यह नदी उत्तर की ओर जाके मिल जाती है, और गंगा में जो है ये दाईं ओर से मिलने वाली जो नदी है वो सोन नदी है। कौन नदी है? ये सोन नदी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब जो नदी देखे हम, ये हिमालय नदी देखे। कौन नदी देखे? हिमालय नदी देखे। अब हम देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो कि आपको अच्छा से समझना पड़ेगा। समझिएगा, देखिए हिमालय नदी में कौन कौन नदी था? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। ये नदी में जो है 12 माह क्या रहता है? जल रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिपेंड रहता है हिमालय पे। हिमालय पिघलते हैं तभी ये नदी का निर्माण होता है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है ये मौसम पे डिपेंड होता है, मौसम पे और वर्षा जल पे डिपेंड होता है, क्योंकि वर्षा का मौसम है तभी वर्षा के मौसम में ये सब नदी में पानी रहेगी। 12 माह पानी नदी में नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं ये प्रायद्वीपीय नदियाँ की जो नदी है ये वर्षा पे डिपेंड रहती है। ठीक है, इसमें आपको दो प्रकार की नदी देखने को मिलेगा, एक बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी और एक अरब सागर में गिरने वाली नदी। एक अरब सागर में गिरने वाली नदी, एक बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी। अरब सागर में जो गिरने वाली नदी है ये आपसे क्रम पूछेगा। ठीक है, क्रम कौन सा पूछेगा? तो उत्तर से दक्षिण आपको क्रम पूछेगा। ठीक है, कि भारत की ऐसी नदी बताइए जो उत्तर से दक्षिण की ओर अरब सागर में गिरती है। तो ये आपको क्रम याद रखना है। साबरमती, नर्मदा, ताप्ती। साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, मीठी नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी, ठीक है, शरावती नदी, भरतपुंबा नदी, पेरियार नदी, पुंबा नदी। ये क्रम है। क्या क्या बोले? साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, मीठी, मांडवी, जुआरी, शरावती, भरतपुंफा, पेरियार, पुंफा। ये सब नदी जो है ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली जो नदी है, गिरने वाली जो नदी है, ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। अब समझिएगा, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती ये गुजरात में बहती है। साबरमती, नर्मदा, ताप्ती नदी जो है ये गुजरात में बहती है। ओके, अब देखिएगा मीठी नदी महाराष्ट्र में बहती है। मीठी नदी महाराष्ट्र में बहती है। ठीक है, जबकि मांडवी और जुआरी नदी गोवा में बहती है। मांडवी और जुआरी नदी कहाँ बहती है? गोवा में बहती है। और दुग्ध सागर
जलप्रपात पूछेगा आपसे दूध सागर, ये कहाँ पे है? तो ये गोवा में है। कहाँ पे है? ये भी गोवा में है। दुग्ध सागर जलप्रपात, जलप्रपात आपसे अगर पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? ये गोवा में है। ओके, अब देखिएगा शरावती नदी ये कर्नाटक में बहती है। भरतपुंबा नदी, पेरियार नदी और पुंबा नदी ये तीनों केरल में बहती है, तीनों केरल में बहती है। ओके, अब देखिएगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है ये कौन कौन है? तो समझिएगा हुगली, स्वर्णरेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी। हुगली, स्वर्णरेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी। हुगली, स्वर्णरेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी। हुगली, स्वर्णरेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी। दामोदर, महानदी, गोदावरी। महानदी, गोदावरी। दामोदर, महानदी, गोदावरी। दामोदर, महानदी, गोदावरी। ठीक। कृष्णा, पन्नार, कृष्णा नदी और पन्ना नदी। ठीक है, ये सब नदी जो है ये कहाँ गिरती है? तो यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और भी नदी है जो बंगाल खाड़ी में गिरती है, वो कौन कौन नदी है? कावेरी, बगई और ताम्रपन्नी। कावेरी, बगई, ताम्रपन्नी, ताम्रपन्नी, ये सब नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। देखिए अरब सागर में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, मतलब कि अरब सागर में जो गिरने वाली नदी है वो देखते हैं। साबरमती, नर्मदा, ताप्ती। साबरमती, नर्मदा, ताप्ती ये अरब सागर में गिरती है और ये गुजरात से होकर ये जाती है। ठीक है। मीठी नदी महाराष्ट्र में, मीठी नदी महाराष्ट्र में गिरती है और ये अरब सागर में गिरती है। मीठी नगर महाराष्ट्र से प्रभावित होती है और अरब सागर में गिरती है। मांडवी और ज्वारी ये अरब सागर में गिरती है और गुजरात राज्य से ये जाती है। ठीक है। शरावती नदी कर्नाटक में प्रवेश करती है, कर्नाटक से होकर जाती है लेकिन अरब सागर में गिरती है। ठीक है। भरतपुंबा नदी ये केरल में प्रवाहित होती है। पेरियार नदी केरल में प्रवाहित होती है। पुंबा नदी केरल में प्रवाहित होती है। ठीक है। और ये सब जो नदी है ये अरब सागर में भी गिरती है। ओके। दुग्ध सागर जलप्रपात किस नदी पे है? तो मांडवी, बोलिएगा मांडवी नदी पे है। ओके, और जो कि गोवा में है। अब देखिएगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, हुगली नदी, स्वर्णरेखा नदी, बैतरनी नदी, ब्राह्मणी नदी, गोदावरी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पन्ना, कावेरी, बगई, ताम्रपन्नी। क्या क्या बोले? हुगली, स्वर्णरेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी, दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पन्ना। फिर से बोलते हैं, हुगली, स्वर्णरेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी, गोदावरी, दामोदर, ब्राह्मणी, कृष्णा, पन्ना। फिर से बोल देते हैं, हुगली, स्वर्णरेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी, दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पन्ना, कावेरी, बगई, ताम्रपन्नी। ये सब नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, अब यहां समझिएगा, ये जो शरावती नदी है ये कर्नाटक में प्रवेश करती है। ठीक है। और यहाँ पे पूछेगा आपसे कि यहाँ पे जो है, ठीक है, कर्नाटक में प्रवेश करती है शरावती नदी। ओके। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है यही नदी पे है। जोग गरसोप्पा, जो गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पे है? शरावती नदी पे, कर्नाटक में है। ओके, आगे आगे पूछेगा आपसे, ठीक है, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपसे पूछेगा कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो क्या बोलेंगे? माही नदी, माही नदी। ठीक है। और माही नदी कहाँ में गिरती है? तो क्या बोलेंगे? तो हम यहाँ बताए थे माही नदी कहाँ गिरती है। ये गिरती है, देखिए कहाँ थे माही नदी?
जुआरी, मीठी, ताप्ती, साबरमती, हुगली, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पन्ना, कावेरी, बगई, ताम्र, पन्नी। ठीक है, मांडवी नदी नहीं है, छोड़िए यहाँ। तो माही नदी, माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। ओके, आगे। ठीक है, अब देखेंगे यहां से नर्मदा, जो इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी जो है ये निकलती कहां से है, ये निकलती कहां से नर्मदा नदी? तो याद रखिएगा ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी भी निकलती थी, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है, और ठीक है, और ये पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर गुजरात में चलती है। और गुजरात की जीवन रेखा पूछेगा आपसे तो नर्मदा नदी को ही बोलते हैं गुजरात की जीवन रेखा, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और नर्मदा नदी जो है ये 3 राज्य में प्रवेश करती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, नर्मदा नदी जो है ये 3 राज्य में प्रवेश करती है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये 3 राज्य में प्रवेश कौन सी नदी करती है? तो नर्मदा नदी करती है। कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी करती है। ठीक है, और नर्मदा नदी को जो है गुजरात की जीवन रेखा भी बोलते हैं, ये चीज भी आपको याद रखना है। ओके, ज्वार नदमुख पूछेगा आपसे कि ये जो है ज्वार नदमुख एवं एस्चुअरी, एस्चुअरी बनाने वाली जो नदी है वो नर्मदा है। कौन है? नर्मदा है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी कहां से निकलती थी? अमरकंटक, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती थी। ठीक है, गुजरात की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा, यही नदी को बोलते हैं। अब इसके समझिएगा लंबाई, इसका लंबाई आपसे पूछेगा कि इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई, इसका लंबाई आपको याद रखना है 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर जो है ये नर्मदा नदी की लंबाई है। ओके, अब देखिएगा इसका मुहाना, इसका मुहाना पूछेगा आपसे तो खंबात की खाड़ी में बड़ोदरा के पास इसका मुहाना है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि मिल कहाँ जाती है, गिर कहाँ जाती है, ठीक है, मिलती कहाँ पे है, मुहाना इसका कहाँ पे है? तो खंबात, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी बड़ोदरा के पास, बड़ोदरा के पास जो है इसका मुहाना है। किसका? नर्मदा नदी का। अब देखिए बांध, आपसे पूछेगा कि नर्मदा नदी पर कौन सी बांध है, ये आपसे पूछेगा। तो याद रखिएगा सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध है जो कि कहाँ पे है? तो जीटी, यहाँ लिख देते हैं, गुजरात ही लिख देते हैं, गुजरात, गुजरात में है। नर्मदा नदी पर एक बांध है सरदार सरोवर बांध, जो कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। अब देखिएगा प्रमुख जलप्रपात, प्रमुख जलप्रपात आपको याद रखना है जो कि नर्मदा नदी पे है। नदी पर प्रमुख जलप्रपात आपको याद रखना है जो नर्मदा नदी पे है। तो कौन कौन जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पे है? तो याद रखिएगा धुआंधार, कपिल धारा, दुग्ध धारा और यन्ना। धुआंधार, कपिल धारा, दुग्ध धारा, यन्ना, यन्ना। ठीक है, ये सभी जो जलप्रपात है, ये सभी जलप्रपात किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे है। किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। ठीक है, धुआंधार, कपिल धारा, दुग्ध धारा, यन्ना, ये सभी जलप्रपात किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक।
आपसे पूछेगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है इसके नेता कौन थे? याद रखिएगा, मेघा पाटेकर जो है इसके नेता थे। कौन थे इसके नेता? मेघा पाटेकर इसके नेता थे। ओके, नर्मदा नदी का उपनाम पूछेगा आपसे, उपनाम इसका क्या है? तो कुमारी नदी। क्या है इसका नाम? है कुमारी नदी, कुंवारी नदी और चंचल नदी। कुंवारी नदी और चंचल नदी किसका उपनाम है? तो नर्मदा नदी का उपनाम है कुमारी नदी और चंचल नदी। ओके, अब देखते हैं हम लोग ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, ठीक है, ताप्ती नदी। ये ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ये ताप्ती नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा, मुल्ताई की पहाड़ी महादेव की पहाड़ी के पास से ये निकलती है। मुल्ताई पहाड़ी महादेव पहाड़ी से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी? तो ताप्ती नदी। कौन सी नदी? तो ताप्ती नदी। ओके, इसका मुहाना आपसे पूछेगा, इसका मुहाना क्या है? तो याद रखिएगा, खंबात की खाड़ी, अरब सागर, सूरत के पास इसका मुहाना है। मतलब मिलती कहाँ पे है? खंबात की खाड़ी अरब सागर में सूरत के पास जो है इसका मुहाना है। ओके, अब देखिएगा, ये नदी जो है घाटी का निर्माण करती है। ये घाटी, कौन सी घाटी का निर्माण करती है? तो भरंस घाटी, भरंस घाटी का ये निर्माण करती है। ओके, आगे, पर्वतमाला, मतलब किस पर्वतमाला के बीच ये स्थित है? ये ताप्ती नदी जो है ये किस पर्वतमाला के ये बीच है? आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा, यह जो है ये सतपुड़ा और अजंता पर्वतमाला के ये बीच स्थित है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे पर देखते हैं। ठीक है, चलिए, आपसे पूछेगा आपसे क्या ये नदी डेल्टा बनाती है? डेल्टा बनाती है? तो डेल्टा नहीं बनाती है। एक्सचुरी बनाती है? एक्सचुरी बनाती है ये नदी? तो क्या बोलेंगे? एक्सचुरी जो है ये नदी बनाती है। एक्सचुरी बनाती है तो बनाती है, एक्चुअली बनाती है। उकाई परियोजना, काकरापारा परियोजना किस नदी पे है? तो इसी नदी पे है। ठीक है, और ये नदी क्या है? तो ज्वार नदमुख है। ज्वार नदमुख नदी पूछेगा तो ताप्ती नदी है। ठीक है, अब परियोजना आपसे पूछेगा कि परियोजना, इसमें कौन कौन सी परियोजना है इस नदी पे? तो याद रखिएगा, उकाई परियोजना और काकरापारा, उकाई परियोजना और काकरापारा परियोजना किस नदी पे है? तो यह ताप्ती नदी पे है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? ताप्ती नदी की लंबाई पूछेगा तो 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अब देखिए, प्रमुख नदी की लंबाई आपको याद रखना है। लंबाई प्रमुख नदी की, टोटल नदी की लंबाई समझिएगा। तो यहाँ से देखते हैं पहले
गंगा, गोदावरी, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा, यमुना, कृष्णा, यमुना, ठीक है, नर्मदा, नर्मदा, ठीक है। नर्मदा, महानदी, महानदी, नर्मदा, महानदी, कावेरी, कावेरी, महानदी, कावेरी, ताप्ती, ताप्ती, ये सब क्या है, इसका लंबाई है। तो समझिएगा, गंगा नदी की लंबाई पूछेगा तो 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। यहाँ सिंधु छूट गया था, सिंधु, तो 2828 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र छूट गया था, ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, ठीक है। गोदावरी, गोदावरी का पूछेगा, गंगा का 2525 किलोमीटर, गोदावरी का 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कृष्णा का 1400 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। यमुना का 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर। ये क्रम है, ठीक है, ये क्रम है, बढ़ते से मतलब घटते क्रम है ये, ठीक है। यमुना का 1372, मतलब नर्मदा का 1372 किलोमीटर, 1372 किलोमीटर। महानदी, महानदी का लंबाई पूछेगा तो 885 किलोमीटर, 885 किलोमीटर, 885 किलोमीटर, ठीक है। कावेरी का पूछेगा तो 805 किलोमीटर, कावेरी का 805 किलोमीटर। ताप्ती का 724 किलोमीटर, ठीक है। देखिए फिर से समझिए, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर, कृष्णा नदी की लंबाई 14 किलोमीटर, यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर, नर्मदा नदी की लंबाई 1372 किलोमीटर, महानदी की लंबाई 885 किलोमीटर, कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर, कितना बोले 805 किलोमीटर, ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। अब देखते हैं यहाँ पर यह गोदावरी नदी, देखिए अब यहाँ समझते हैं। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी समझिएगा, ये कहाँ से निकलती है, निकलती कहाँ से है, तो याद रखिए ये निकलती है त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी से, त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी से। ये नदी गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। किस स्थान से, तो नासिक, ये नासिक से निकलती है, यह नासिक से निकलती है। किस राज्य में यह बहती है, तो टोटल जो है राज्य पूछेगा तो टोटल 3 राज्य से यह बहती है। कौन कौन, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्य से ये नदी बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी ये कौन सी नदी है, तो ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह है गोदावरी नदी। देखिए पहली नदी गंगा नदी, दूसरी नदी गोदावरी, तीसरी नदी कृष्णा, चौथी नदी यमुना, पांचवी नदी नर्मदा, ठीक है। देखिए पहली नदी गंगा, दूसरी नदी गोदावरी, तीसरी नदी कृष्णा, यमुना चौथा नदी, नर्मदा पांचवा नदी, महानंदा छठा, कावेरी सतमा,
8वां ताप्ती। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है भारत की? तो गोदावरी नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की और दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी तो यही है गोदावरी। ठीक है, दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी यही गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी पूछेगा, नदी बेसिन सबसे, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन बनाती है? तो गोदावरी, गोदावरी नदी बनाती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन बनाती है? नदी बेसिन कौन बनाती है? तो यही बनाती है, यही नदी बनाती है सबसे बड़ी। ठीक है, नदी बेसिन प्रायद्वीपीय भारत में। ये था क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। ठीक है, यह नदी का उपनाम पूछेगा आपसे, उपनाम। तो याद रखिएगा, इसका जो उपनाम है यह है वृद्ध गंगा और दक्षिणी गंगा। वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा किसका उपनाम है? तो गोदावरी नदी का उपनाम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा पूछ लिया अगर आपसे, दक्षिण भारत की अगर लग गया, दक्षिण भारत की गंगा, तो याद रखिएगा कावेरी, कावेरी। ये आपको जो है नोट में लिख लेना है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मुहाना जो है ये बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती है। मुहाना क्या है? बंगाल खाड़ी, इसका मुहाना है। ठीक है, नासिक, निजामाबाद, नादेर, राजमुंदरी, ये सब नदी किनारे, ये सब सारे स्थित है। लेकिन फिलहाल जो है इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि रीज़न क्या है कि मेरा पूरा डिस्चार्ज हो गया है मोबाइल। इससे ज़्यादा अगर पढ़ाएंगे तो पढ़ाते पढ़ाते ऑफ हो जाएगा। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ। थोड़ा सा और नदी है वो देख लेंगे, उसके बाद क्या होगा, कंप्लीट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू।